नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल राइट के सेशन नंबर 6 के अंदर मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले भी 5 सेशन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मेरे द्वारा लिए जा चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने डिटेल के अंदर चर्चा करी फंडामेंटल राइट्स होती क्या है, किस किस प्रकार की फंडामेंटल राइट्स होती है और फंडामेंटल राइट्स को एक अलग दर्जा क्यों दिया गया है, क्या स्पेशल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उन चीजों के ऊपर ही मेरे द्वारा बात की गई। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या, 16 क्या, 17 क्या, 18 क्या, जो राइट टू इक्वालिटी है उनके ऊपर बात की, आर्टिकल 19 के ऊपर बात की। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट उसके पहले आप लोग दोस्तों मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएक्सी की तैयारी करना है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए, तो आप लोग अग्निपथ बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चलेगी। इस बैच के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर, मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, इम्तियाज सर, दीपक सर, ये लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज यहां पर दी जाएगी, 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस दी जाएंगी। उन क्लासेस के अंदर जैसे लाइव इंटरेक्शन होता है, उसी के अंदर आपके डाउट्स वगैरह भी सॉल्व किए जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा, इंटरव्यू इनरिचमेंट प्रोग्राम मिलेगा, साथ में एक्स ब्यूरोक्रेट द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी। ऑफलाइन जाओगे तो ये सारा चीजें, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे तो ये सारी चीजें लगभग 1.5 लाख की पड़ेगी, ठीक है। पर अनअकैडमी के ऊपर हम लोग अग्निपथ बैच के अंदर 14,999 के अंदर ये चीजें दे रहे हैं। आप वेबसाइट पे जाओगे तो उसके अंदर भी अगर आप लोग मेरे साथ में रेगुलर पढ़ते हो तो एक और फायदा आप लोगों को मिलेगा, एसआरसी 10 कोड डाल देना यहाँ पर, ये मेरा कोड है, जिसके बाद में आपको यही जो सब्सक्रिप्शन है, यही जो बैच है, इसकी प्राइस लगभग 7,999 में मिल जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, इस बैच के अंदर अपने आप को एनरोल करो, ताकि आप लोगों की यूपीएससी सीएससी की तैयारी हो पाए। दोस्तों अगर इसे आप एक दिन में बांटोगे ना तो दिन का 5 रुपया ही है, मतलब इतने रुपए में इतने पैसे की आप चॉकलेट खा जाते होगे। दिन का 5 रुपए लगभग हर व्यक्ति आज खर्चा कर देता है। आप वो फिजूल की खर्ची बचा लो, दूसरी चीजों के अंदर जो आप लेते हो वो चीजें बचा लो, तो आज आपका यूपीएससी का सपना पूरा हो पाएगा। आज गांव गांव में बच्चा बच्चा यूपीएससी के सपने देख पा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अनअकैडमी एंड पाथफाइंडर, जो आज इनिशिएटिव चला रहा है। याद रखना, इस बैच के अंदर सीसेट इंक्लूडेड है, जीएस के सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है, पर ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑप्शनल के लिए अगर आपको जाना है तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को ज्वाइन कर सकते हो अमित कुमार सर की, जो कि लगभग 7,999 के अंदर है अलग से, ठीक है। अब अगर आपको अग्निपथ बैच भी लेना है और ज्योग्राफी के ऑप्शनल का कोर्स भी लेना है तो ये दोनों मिला के लगभग 14,999 का पड़ेगा। आप इसके अंदर भी जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 के बारे में बात हो गई थी, आर्टिकल 15 पे चर्चा कर ली थी, आर्टिकल 16 के ऊपर बात कर ली थी, रिजर्वेशन क्या होता है वो मैंने बताया था, रिजर्वेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनके ऊपर बात करी मैंने। इंदिरा और शॉनी जजमेंट मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, क्रीमी लेयर क्या है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एसटी क्या है। इसके अलावा फिर अपन ने बात करी अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए कौन से कानून है, एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट क्या है, उसके अंदर कमियां क्या है, उनके ऊपर ही मैंने बात की थी। इसके अलावा फिर टाइटल्स के ऊपर बात की, आर्टिकल 18 के ऊपर बात की, भारत रत्न के ऊपर बात करी, पद्मा अवार्ड्स के ऊपर बात करी अपन ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने और भी कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा करी। फिर आर्टिकल 19 के ऊपर आया, आर्टिकल 19 के अंदर हम लोगों ने अलग अलग चीजों को देखा। याद रखना, राइट टू इंटरनेट भी राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 19 के अंदर इंक्लूड किया गया है। जब जम्मू कश्मीर के अंदर शटडाउन हुआ था इंटरनेट का, तो उस समय पर, क्योंकि आज इंटरनेट केवल इंटरनेट नहीं रहा, आज इंटरनेट के आधार पर आप बोल सकते हो, आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सोर्स है वो इंटरनेट जो है, वो आप प्रोफेशन भी चलाता है तो राइट टू प्रोफेशन भी है, तो राइट टू इंटरनेट इनके बीच में आ जाता है, ठीक है। पर वही आर्टिकल 19 के अंदर एग्जेम्पशंस हैं, तो इस कारण से इंटरनेट को शटडाउन भी किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर। आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो देखो आर्टिकल 20 जो है वो याद रखना हर एक व्यक्ति के लिए, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है ना। आर्टिकल 19 सिटीजन के लिए था, 15 सिटीजन के लिए था, 16 सिटीजन के लिए था, और आगे जाएंगे तो 29 और 30 सिटीजन के लिए होगा। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल हैं वो लगभग सबके लिए अवेलेबल है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन्फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। एक व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस कानून कहता हो। एग्जाम्पल, आज किसी भी कानून में पढ़ाना अपराध नहीं है। आज के समय पे किसी भी कानून में पढ़ाना अपराध नहीं है।
ऐसी कंडीशन में मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने के आधार पर कोई भी मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन कन्विक्ट नहीं हो सकता किसी भी ऑफेंस के लिए जब तक कि वो कानून नहीं तोड़ रहा हो। और इवन यहां पर यह भी कहा है, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। जिस समय पे ऑफेंस हुआ है उस समय पे कानून में जितनी पनिशमेंट बताई है उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आप समझना, आज के लिए आज अगर गेट खोलकर अंदर आना अपराध नहीं है, मैं गेट खोल के अंदर आ गया, बढ़िया। परसों के दिन एक कानून पास होता है और परसों यह कह दिया जाता है कि यानी कि आज तारीख है 30 जून, 2 जुलाई के दिन एक कानून पास हो जाता है और कहा जाता है कि कोई भी ये गेट खोल के अंदर आएगा वो अपराधी है। क्योंकि 2 जुलाई को कानून पास हुआ है तो 2 जुलाई के बाद जो गेट खोल के अंदर आएगा वो अपराधी होगा, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। पर 2 जुलाई के पहले किसी ने भी अगर गेट खोल के अंदर आया होगा तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई भी क्रिमिनल पनिशमेंट रेट्रोस्पेक्टिव रूप से नहीं हो सकती। सिविल केस, सिविल पनिशमेंट रेट्रोस्पेक्टिव रूप से हो सकती है, बिल्कुल हाँ। वोडाफोन और केन एनर्जी का जो आपने केस देखा था उसके अंदर सिविल केसेस थे, वो टैक्स रिलेटेड केसेस थे, वो उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लगाया गया था। बट क्रिमिनल केसेस कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव रूप से नहीं लगते। इवन अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जा रही है तो वो उतनी ही दी जाएगी जितना जिस समय ऑफेंस हुआ है उस समय पे कानून में बताया गया है। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि पनिशमेंट उतनी ही दी जाएगी जितनी पनिशमेंट तभी दी जाएगी जब कानून तोड़ा हो। दूसरा कि पनिशमेंट उतनी ही दी जाएगी जितना कानून में बताया हो, और यह पनिशमेंट उस समय के कानून की लगेगी जिस समय पर क्राइम हुआ था। ये 3 बातें मूल रूप से यहां पर कही गई है। यह समय का क्या मामला है, आपने याद होगा आपको 2012 निर्भया गैंगरेप केस, एक ऐसा केस जिसने इस देश को हिला के रख दिया, इस देश की रूह को हिला के रख दिया। 23 ईयर की एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ में गैंगरेप किया जाता है दिल्ली के अंदर, जिसके बाद में उनके इनर जेनिटल के अंदर बहुत ही निर्दयता से एक रॉड डाल दी जाती है, जिसके कारण से उन महिला की उसी समय डेथ हो जाती है। जिसके बाद पूरे देश की रूह कांप उठती है और पूरा देश जो है वो गैंगरेप के खिलाफ खड़ा होता है। कई सारी जगह पे मार्च होती हैं, कई सारी जगह पे विरोध होते हैं और कहा जाता है कि जो लोगों ने भी ये क्राइम किया है, ये दुष्कर्म किया है, उसे इमीडिएटली फांसी की सजा दे दी जाए। इस केस के अंदर 6 लोग आरोपी थे। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने गैंगरेप किया है। इनमें से एक व्यक्ति ने जेल में ही खुद को फांसी लगा ली, बचे 5 लोग। 5 में से 4 लोग एडल्ट थे और एक व्यक्ति था किशोर अवस्था में, जिसे हम लोग कहते हैं जुवेनाइल, जो लॉ के अनुसार 12 से 18 साल की उम्र के बीच के लोग होते हैं। जुवेनाइल के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगता है 2012 के अंदर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता था कि कोई भी जुवेनाइल कितना भी बड़ा क्राइम करता हो, 18 से कम साल की किसी की भी उम्र है, मतलब किशोरी अवस्था में, वो कितना ही बड़ा क्राइम क्यों ना करे, उसे जेल ना भेजा जाए, बल्कि उसे रिफॉर्म होम में भेजा जाए। और रिफॉर्म होम में भी 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 साल। 2012 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता था। 2015 के अंदर इसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि ये पाया गया कि अधिकतर जो क्राइम हो रहे हैं वो 16 से 18 साल की उम्र में हो रहे हैं। और अगर एक बच्चा 16 से 18 साल की उम्र में
इतनी जानकारी रख रहा है कि वो मर्डर कर रहा है, वो हीनस क्राइम कर रहा है, वो रेप कर रहा है, यानी कि वो एक समझदार व्यक्ति है, वो समझा हुआ है वो क्या कर रहा है, और वो इतना बड़े हीनस क्राइम इतनी कम उम्र में करने में सक्षम है, तो आने वाले समय में और भी बड़े क्राइम कर सकता है। ये कहते हुए कहा गया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करेंगे, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने के बाद में 2015 में कहा गया कि 16 से 18 साल की उम्र का बच्चा अगर हीनस क्राइम करता है तो उसे एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, और नॉर्मल क्राइम करता है तो उसे एज जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा। और जुवेनाइल ट्रीट करते हैं तो उसके बाद में 3 साल की सजा रिफॉर्म होम में। एडल्ट कंसीडर करते हैं, अगर रेप केस है, इतना बड़ा केस है, तो उसके केस में फांसी की सजा। 2012 के अंदर ये किशोरी ने गैंगरेप किया, इसके साथ के 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब आप बताओ कि इस एक जुवेनाइल के साथ में क्या हुआ होगा? क्या इसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा 2015 के एक्ट के अनुसार, या 2012 के एक्ट के अनुसार जितने भी जुवेनाइल हैं 12 से 18 साल की उम्र में, उसके अनुसार रिफॉर्म होम में भेजा जाएगा 3 साल के लिए? क्राइम क्या था 2012 में? क्योंकि क्राइम 2012 का है, तो उस समय का कानून, यानी कि 2012 के समय का कानून जो कहता है उसके अनुसार पनिशमेंट दी जाएगी। 2015 का एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव रूप से नहीं लग पाएगा। ऐसी कंडीशन में 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, और एक जो बच्चा था, एक जो लड़का था वहां पर, एक जो दुष्कर्मी था, उसे 3 साल के लिए रिफॉर्म होम में भेजा गया। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये कहता है, समझ में आया, कि किसी भी व्यक्ति को सजा दी जाएगी अगर वो कानून को तोड़ रहा है। तो अगर वो कानून को नहीं तोड़ रहा है, या कानून में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि ये पनिशमेंट का अधिकारी है, तो ऐसे केस में किसी को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पनिशमेंट उतनी ही मिलेगी जितनी जिस समय क्राइम किया था उस समय कानून में कही गई थी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और ये चीज क्या करती है? ये चीज लेजिस्लेचर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। बट आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हैं। ट्राइब्यूनल के ऊपर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 नहीं लगता, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करती है। दूसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 नहीं लगता, इसके अलावा बाकी सारी जगहों पे लगेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है? लेजिस्लेचर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। देन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। मतलब मान लो आज के दिन, यानी कि 30 जून के दिन मैं कोई मर्डर कर देता हूं, कोर्ट मेरे को 20 साल की सजा सुनाती है। 20 जून 2023 के दिन मेरी 20 साल की सजा चलती है 20 जून 2043 तक। 2043 30 जून को मैं निकलता हूं जेल से, और 2043 के अंदर कोर्ट कहती है कि तुमने 20 साल पहले एक मर्डर करा था, उसके लिए फिर से तुम्हें 20 साल की सजा। फिर मैं 2063 तक जेल में रहता हूं, मैं बाहर निकलता हूं, कहते हैं कि 40 साल पहले यानी कि 2023 के अंदर तुमने एक मर्डर करा था, तो तुम्हें 20 साल की और सजा 2083, और मेरी जिंदगी जो है वो जेल में ही बीत जाती है। एक ही क्राइम के लिए मल्टीपल सजाएं, मतलब बार बार उसी क्राइम के लिए इस तरीके की सजा ये नहीं दी जाती। क्योंकि सजा हम लोग क्यों देते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गिविंग अ पनिशमेंट? ताकि एक व्यक्ति जेल में रहे, आइसोलेटेड रहे। जब वो आइसोलेट रहेगा, जेल की चीजें देखेगा, वहां पर प्रताड़ित होगा, तो शायद उसे उसके क्राइम का एहसास होगा। और हालांकि वो होता नहीं है, वो बात अलग है। हालांकि वो जेल में जाके वो बड़ा क्रिमिनल बन जाता है और दादा पहलवान बन जाता है वो, पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि जेल में जाने के बाद, पनिशमेंट मिलने के बाद शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, वो अपने ही आप में मनन चिंतन करेगा, और जब उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा। हम लोग ये मानते हैं। इस कारण से एक ही पनिशमेंट की बार बार सजाएं नहीं दी जा सकती। आपने सुना होगा, देयर इज अ पर्सन नोन एज एनीवन। आपने सुना होगा कि कोर्ट के अंदर
सजा दी गई एक व्यक्ति को, मान लो एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी, जस्ट अ सेकेंड, मान लो एक आतंकवादी है, एक आतंकवादी ऐसे बिल्कुल निकला बंदूक लेके, उसने रुर करके गोलियां चलाई, किसी का हाथ टूट गया, किसी के पाँव में गोली लगी, किसी की मृत्यु हो गई। ऐसे केस में कोर्ट ने कहा कि धारा इसके तहत हाफ मर्डर के जुल्म में 6 साल की सजा सुनाई जाती है, धारा इसके तहत मर्डर के केस में 50 साल की सजा सुनाई जाती है, धारा इसके तहत आर्म्स एक्ट के तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट कहता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत सजाए मौत, डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। उस व्यक्ति ने, वो जो आतंकवादी था, उसने एक ही क्राइम किया, वो बंदूक लेके आया, उसने गोलियां चलाई और उसकी वजह से कई सारे लोग इंजर्ड हुए, किसी की डेथ हो गई, है ना। तो यहां पर ऐसी मल्टीपल सजाएं क्यों? ये भी तो हो सकता है। ऑफेंस एक नहीं है, आप समझना, उसका एक्ट एक है, उसने जो एक्शन किया है वो एक है, गोली चलाना ये एक एक्शन है, पर उसकी वजह से क्राइम ढेर सारे हो गए। यहां पर ये नहीं कहा है कि एक एक्शन की एक सजा, यहां पे कहा है एक ऑफेंस की एक सजा है। क्या है? एक ऑफेंस। अगर आपने एक ऑफेंस किया है तो उसकी एक सजा है, अगर आपने एक एक्शन किया है उससे मल्टीपल ऑफेंस हो गए तो हर एक ऑफेंस की अलग अलग सजाएं दी जा सकती है। इवन लेट अस अंडरस्टैंड अनदर केस। सर, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता एक ही एक्शन के, एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल टाइम। रिसेंटली आपने केस सुना होगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी द लीडर ऑफ कांग्रेस एक दिन स्टेटमेंट देते हैं कि मोदी मोदी मोदी, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया जाता है, जिसके आधार पर सूरत के अंदर एक कोर्ट उन्हें 2 साल के लिए सजा सुनाती है और 2 साल की सजा मिलने के बाद में राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी निकाला जाता है। उनका ऑफेंस एक ही था, डिफेमेशन। पर डोंट यू थिंक कि यहां पर उनको 2 सजा मिल गई, एक 2 साल की सजा कोर्ट ने दे दी, दूसरा उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इवन लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के अंदर जब पकड़ाते हैं तो उस समय पर उन्हें उनकी जो सीट थी वो भी छीन ली जाती है उनसे, साथ में उन्हें जेल के अंदर सजा भी दी जाती है। तो डोंट यू थिंक कि उन्होंने भी एक ही ऑफेंस किया है, चारा घोटाला किया है, उसके लिए उनको 2 सजा मिल गई। तो देयर इज अ थिंग यहां पर कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 मैंने बताया था ये क्या करता है, ये लेजिस्लेचर पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, सही है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जुडिशरी पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, और क्योंकि ये जुडिशरी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है इस कारण से कोर्ट मल्टीपल सजाएं नहीं दे सकता, डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, कोर्ट ने एक ही सजा दी है 2 साल की, पर 2 साल की सजा भुगतने वाला आदमी पार्लियामेंट में नहीं चाहिए, इस कारण से पार्लियामेंट ने एक्शन लिया कि यू कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एग्जाम्पल, कल को मान लो आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हो, भगवान ना करे ऐसा, पर आप करप्शन कर लेते हो, उसमें पकड़ा जाते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। दूसरी आपकी डिपार्टमेंट, जैसे मान लो आप होम मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में काम करते हो, तो गृह मंत्रालय आपको आपकी नौकरी से भी निकाल सकता है, निकाल सकता है। एक सजा है, एक क्राइम एक किया है, क्या किया है, करप्शन किया है, कोर्ट ने एक सजा सुनाई, जेल भेज दिया जाए, कुछ जमीन जायदाद जो है वो जब्त कर ली जाए। वहीं एक और सजा कौन देगा, डिपार्टमेंटल एक्शन। वो डिपार्टमेंट एक्शन है, वो सजा नहीं है, वो आपको लग रही है कि यार मेरी जॉब चली गई, मेरी तो सजा हो गई, वो आपको सजा लग रही है। पर गृह मंत्रालय में ऐसे लोग उनको नहीं चाहिए जो करप्शन करते हैं, इस कारण से उसके डिपार्टमेंट ने या आपके डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ एक्शन लिया। तो डिपार्टमेंटल एक्शन कैन बी टेकन, पर कोर्ट एक क्राइम की एक से ज्यादा सजा नहीं दे सकता। देन आर्टिकल 20 क्लॉज 3, no person shall be accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। एक व्यक्ति जिसने एक ऑफेंस किया है या फिर कोई आरोपी है, उसको
कंपेल नहीं किया जा सकता खुद ही के खिलाफ गवाही देने से। मतलब मान लो कि मैं एक आरोपी हूं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि मेरे को मार मार के एक कैमरे में बिठा के बुलवा दिया जाए कि मैंने ही क्राइम किया था। ये नहीं किया जा सकता। आपने दृश्यम मूवी देखी होगी। दृश्यम मूवी के अंदर देयर इज अ सीन जहां पर दृश्यम 2 के अंदर अजय देवगन को पुलिस बहुत मारती है, पीटती है, कैमरे के सामने बुलवा लेती है कि मैंने ही किया था। उससे स्टेटमेंट भी लिखवा देती है, उसे साइन भी कर देता है वो। पर कोर्ट उससे फिर पूछती है कि क्या आप मानते हो कि आपने खुद क्राइम किया था? वो मना कर देता है और कोर्ट इसके पहले पुलिस के सामने जो भी हुआ था उस सबको रिजेक्ट कर देती है। क्यों? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि पुलिस या किसी भी एग्जीक्यूटिव के सामने आप अगर कबूल भी कर लेते हो कि हाँ मैंने क्राइम किया, पर वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। एक व्यक्ति कोर्ट के सामने, खुद कोर्ट के सामने जाके कहे कि हाँ मैंने ही अपराध किया था, तो वो मान्य होता है। एक व्यक्ति खुद कोर्ट के सामने कह दे कि मैंने क्राइम किया था, तो वो मान्य होता है। पर एक व्यक्ति बाहर दुनिया में कहे कि मैंने क्राइम किया था, उसकी वीडियो और ऑडियो सब रिकॉर्ड करके ले आओ आप कि मैंने ही क्राइम किया था, मैंने ही क्राइम किया था, और आप ले जाओ कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर सकती है। क्यों करेगी? क्योंकि देखो, आजादी के पहले हम लोगों ने जो इशू देखा था वो ये था कि भारत के अंदर कई सारे लोग इस तरीके से हुआ करते थे, कई सारे पुलिस वाले ऐसे हुआ करते थे जो बहुत डंडे बरसाते थे, बहुत मारते थे, पीटते थे, कूटते थे। ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले किसी से कुछ भी उगलवा सकते थे, किसी से कुछ भी। पुलिस को कह दिया कि डंडे मार के उगलवाओ, किसी से कुछ भी उगलवा सकती है वो। ऐसी कंडीशन में पुलिस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी था। इस कारण से ये चीज यहां पर दी गई। इवन देयर इज वन टेररिस्ट, एक आतंकवादी था जिससे मीडिया पूछती है कि क्या आप ही ने बम फोड़ा? आतंकवादी फुल मीडिया में एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ही बम फोड़ा था, पर वो कोर्ट के सामने मना कर देता है कि मैंने वो बम नहीं फोड़ा था। कोर्ट जो है वो मीडिया के सामने दिए हुए स्टेटमेंट को अमान्य कर देती है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर खुद के खिलाफ गवाही देता है वो कोर्ट के बाहर देगा तो वो मान्य नहीं होगी, वो कोर्ट के अंदर देगा तो ही मान्य होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर एक और पार्ट आता है कि व्हाट अबाउट कि एक व्यक्ति के खिलाफ साइंटिफिक टेस्ट किए जाएं। जैसे आपने सुना होगा ना कि लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, या आपने सुना होगा कि नार्को टेस्ट होता है। तो क्या है, नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्शन टेस्ट को एज अ प्रूफ यूज किया जा सकता है? क्योंकि उसके अंदर भी तो एक व्यक्ति खुद कह रहा है कि हाँ मैंने क्राइम किया था, हाँ मैंने ही मर्डर किया था, तो क्या उसे एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत उसे एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता। तो आप सर क्या कह रहे हो, हम तो मूवी में देखते थे अभी तक कि एविडेंस यूज किया जा सकता है। इट वॉज अ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैसे तो साइंटिफिक टेस्ट इनवॉलेंटरी किए ही नहीं जा सकते। मूवी वगैरह में आप भले ही देखते होंगे कि कोर्ट कह देता है कि हाँ लाई डिटेक्शन कर दो, पर लाई डिटेक्शन मेरी इच्छा के बिना नहीं होगा अगर मैं अपराधी हूं और मेरा होना है तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है, जब नार्को टेस्ट होता है, तो उस दौरान में क्राइम के अलावा और भी कई सारी पर्सनल जानकारी हो सकता है मैं दे दूं, और जब मैं वो जानकारी दे दूंगा तो वो मेरी राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। इस कारण से दूसरा कि ये जितने भी साइंटिफिक टेस्ट होते हैं ये 100% प्रूवन नहीं है कि ये अगर लाई डिटेक्शन टेस्ट ऐसा नहीं है कि 100% सही बताएगा। लाई डिटेक्शन मशीन कैन इवन लाई, ठीक है, तो इस कारण से इन्हें एज अ प्रूफ यूज नहीं किया जा सकता। पर ऐसा जरूर किया जा सकता है कि मैंने अपनी इच्छा जारी करी कि हाँ कर लो मेरा लाई डिटेक्शन, तो मेरा लाई डिटेक्शन किया जा सकता है। पर अगर मैं लाई डिटेक्शन कर भी दिया तो उसे प्रूफ नहीं माना जाएगा, ये बात भी सही है। तो मेरे लाई डिटेक्शन टेस्ट को जब किया जाएगा तो उस समय में मेरे से पूछा जाएगा कि अगर तुमने मर्डर किया तो तुम्हारा चाकू कहाँ है, और या फिर मेरा नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट में मैंने बता दिया कि यार मैंने जो चाकू छिपाया था वो पाइप के पीछे छिपाया था, वो चाकू मिल गया, तो चाकू को एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। पर लाई डिटेक्शन टेस्ट के दौरान में या नार्को टेस्ट के दौरान में जो मैंने बातें कही हैं
उन्हें एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो कोई भी साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं किया जा सकता, कुछ चीजों को किया जा सकता है। जैसे क्राइम सीन के ऊपर आपका बाल मिल गया, उसका डीएनए आपके डीएनए से मिल गया, तो फिर आपका बाल वहां कैसे आया। इस तरीके के साइंटिफिक टेस्ट जो है वो मान्य होते हैं, बट ऐसे साइंटिफिक टेस्ट जिसके अंदर आप खुद ही के खिलाफ गवाही दे रहे हो वो मान्य नहीं होता। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इस तरीके की बातें करता है। तो दोस्तों ये चीजें समझ में आई। आज के लिए इतने रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो मैंने अग्निपथ बैच के बारे में बताया। अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो, उसके अंदर वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो अग्निपथ बैच के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों को मिल रहा है। इसके अलावा सीसेट के बच्चों को भी अगर मतलब अग्निपथ बैच बोध बैच के अंदर ऑलरेडी सीसेट इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि मेरे को जीएस नहीं पढ़ना, मेरे को तो केवल सीसेट पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो। उसकी प्राइजेस भी आपकी नजरों के सामने है। अग्निपथ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अलग से टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।